ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक टॉपिक रह गया था नीचे में, 2-3 टॉपिक अभी बचा हुआ है तो उसी को फिनिश करेंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन पे आ जाते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या बोल रहा है? डबल सर्कुलेशन में बोल रहा है कि द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूटीन थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड तो एक फिक्स रूटीन है, एक फिक्स रास्ता है, उसी रास्ता से ब्लड को फ्लो करना है। द आर्टरीज एंड द वेन फिक्स्ड वेसल, और वेसल का नाम क्या है? आर्टरीज एंड द वेन से ट्रांसफर करता है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो हमारा आर्टरीज और वेन के पास कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम द टूनिका इंटिमा। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टूनिका इंटिमा और वो बना है स्क्वामस एंडोथेलियम से। अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर द टूनिका मीडिया, उसको क्या बोले? टूनिका मीडिया। एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर द टूनिका एक्सटर्ना। यही 3 लेयर प्रेजेंट होता है हमारे वेन्स में और आर्टरीज में। द टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। वेन्स में टूनिका मीडिया क्या है? थिन है, और आर्टरी में टूनिका मीडिया थिक है। अब इसका हम लोग डायग्राम एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, एक तरफ यहाँ पे बना देते हैं आर्टरीज का, इस तरह से आर्टरीज बना देते हैं। यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वेन्स का बनाते हैं। इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन पाएगा सही, इसको यहाँ बनाते हैं नीचे, यहाँ पे बना देते हैं। इधर बना देते हैं आर्टरीज को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास, नहीं बन पाएगा सही यहाँ पे। चलिए, इस तरह से ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर बना दे रहे हैं, टूनिका एक्सटर्ना। बीच के लेयर को बोलते हैं टूनिका मीडिया। इस तरह से टूनिका मीडिया। तो ये जो हमारा लेयर हुआ आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोले टूनिका एक्सटर्ना। टूनिका एक्सटर्ना ये बना हुआ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि टूनिका एक्सटर्ना बना हुआ किस चीज़ से है। तो ये बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस इलास्टिन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेयर आता है टूनिका मीडिया। बीच वाले लेयर को बोलते हैं टूनिका मीडिया। टूनिका मीडिया, टूनिका मीडिया किस चीज़ से बना है? टूनिका मीडिया बना है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से। स्मूथ मसल्स, मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर हो गया हमारा टूनिका इंटरना। सबसे ये जो ब्लैक वाला लेयर बना है इसका नाम है टूनिका इंटरना। टूनिका, एग्जाम में पूछा जाता है टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना किस चीज़ से बना है? तो टूनिका एक्सटर्ना किससे बना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस इलास्टिक फाइबर से बना है। टूनिका मीडिया किससे बना है? स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर से बना है। और टूनिका इंटरना किससे बना है? टूनिका इंटरना बना है एंडोथेलियम, इसको बोलते हैं स्मूथ स्क्वामस एंडोथेलियम, SSE, स्मूथ स्क्वामस एंडोथेलियम, ठीक है। याद रखना इस बात को कि टूनिका इंटरना। और ये जो हम बनाए, ये हम बनाए आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी का बनाए। अब वेन्स का नीचे बना लेते हैं, वेन्स का यहाँ बना लेते हैं।
अब दोनों के बीच में हमको एक डिफरेंस याद रखना है तो वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में, कि वेन्स में टूनिका मीडिया थिन होता है एंड आर्टरी में टूनिका मीडिया थिक होता है। तो उसी हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आर्टरी में इस तरह से दे दिए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेयर यहाँ पे इसको ही बड़ा करना था। चलिए, और यहाँ पे ये टूनिका मीडिया लेयर है, इसके बाहर से एक और लेयर लगा देते हैं एक्सटर्नल। ये हो गया हमारा टूनिका एक्सटर्नल। तो वही सेम लेयर यहाँ पे भी है, इसको बोलेंगे टूनिका एक्सटर्नल, टूनिका एक्सटर्नल। इसको बोलेंगे टूनिका मीडिया, टूनिका मीडिया, और इसको बोलेंगे टूनिका इंटरना, टूनिका इंटरना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे टूनिका मीडिया है और यहाँ पे टूनिका मीडिया है, यहाँ वाले टूनिका मीडिया में हमको याद रखना है कि टूनिका मीडिया में वेंस वेंस में टूनिका मीडिया क्या होता है, थिन होता है, और आर्टरी में टूनिका मीडिया क्या होता है, थिक होता है। मतलब बीच वाला लेयर आर्टरी में ज़्यादा मोटा होता है और वेंस में कम ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है इस बात को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि द टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। वेन्स में टूनिका मीडिया क्या होता है, थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरी के कंपैरिजन में टूनिका मीडिया वेन्स में क्या है, थिन है। आगे बात करते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है, यहाँ से एक पाइप रहता है, इसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी में, यहाँ से ब्लड जाता है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप इनटू द आउटा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका ब्लड किधर जाता है, इसका ब्लड जाता है आउटा में जाता है, इस तरह से आउटा में। फिर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरी, क्या बोल रहा है कि द डीऑक्सीनेटेड, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इधर में, इधर राइट वाले साइड में, तो इधर से ब्लड किस में गया, पल्मनरी आर्टरी में गया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग। और यहाँ पे जो ये जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है इस पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारे लंग्स के सरफेस पे ऑक्सीजनेशन होने के लिए। वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इधर से वापस आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करके आएगा वापस, ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मनरी आर्टरी आर पास्ड ऑन टू द लंग। कहाँ पे पास हो गया, लंग्स में पास हो गया। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मनरी वेन। और इधर से जो आ रहा है ये ब्लड, मान लो इस तरह से, ये जो आ रहा है ब्लड किससे आ रहा है, ये आ रहा है पल्मनरी वेन से आ रहा है, याद रखना है इसको, पल्मनरी वेन से ये ब्लड आ रहा है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम है हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मनरी सर्कुलेशन, और इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द aorta इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू। अब देखो यहाँ से डायग्राम है और हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे देखो, ये हमारा aorta है, ये जो aorta है, ये aorta जो है ना, ये तो aorta में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ रहा है तो ये फर्दर अलग अलग आर्टरीज में पतला पतला पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। फिर लिख रहा है नेक्स्ट क्या लिख रहा है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया टू दी अच्छा, वो ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये जो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे टिश्यू में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ, टिश्यू फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। और वहाँ से टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया जाएगा वेन्स एंड वेना के वासे। इम्पोर्टेड इनटू द राइट एट्रियम, उसको कहाँ पे ला करके रख दिया जाएगा, राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के आया जाएगा। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसी को हम लोग बोले सिस्टमिक सर्कुलेशन।
दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी बताएंगे उसको। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम फॉर एलिमिनेशन। A unique vascular connection exists between the digestive system and the liver called hepatic portal system। याद रखना है कि hepatic portal system किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में एंड लीवर के बीच में। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, hepatic portal system। एग्जाम में ये पूछता है, hepatic portal system present between digestive tract एंड लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एंड लीवर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। अच्छा, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन को हम लोग बोल देते हैं पोर्टल सिस्टम। जैसे कि अच्छा इसको लास्ट में बताते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट है और इधर से इधर वाले पार्ट को बोल देते हैं वेन्स, हम लोग बोल देते हैं, और इधर से निकल रहा आर्टरीज, इसको बोल दिए वेन्स, इसको बोल दिए आर्टरी बोल दिए। और ये जब आर्टरी ये जो वेन इस तरह से कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस तरह से कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा। ये आर्टरीज कैपिलरीज में जाके कन्वर्ट होगा, ये भी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। और यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो कोई ऑर्गन है, 1 मिनट रुको, इसको जो है ना यहाँ पे इस तरह से ये हमारा कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया। इसको बोल दो एक एक्स ऑर्गन, ये एक्स ऑर्गन मान लो कोई भी ऑर्गन है। और यहाँ से जो कैपिलरीज बन रहा है, यहाँ से जो कैपिलरीज बन रहा है इसको बोल दो कोई वाई ऑर्गन। और इनके बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट है वो कैपिलरी टू कैपिलरी है, मतलब कैपिलरी से ही स्टार्ट हो रहा है और कैपिलरी पे ही एंड हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू कैपिलरीज। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। एक एग्जांपल दिया पोर्टल सिस्टम का यहाँ पे, पोर्टल सिस्टम का यहाँ पे एग्जांपल दिया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। किससे किसके बीच में प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एंड लीवर, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोले, पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे एक ही एग्जांपल याद रखना था पोर्टल सिस्टम का। और भी तरह का होता है, हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक हमको याद रखना था। आगे बात करते हैं। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर। तो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या किया, ब्लड को कैरी किया फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अ स्पेशलाइज्ड कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेशन। अब यहाँ पे याद एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे लिख लीजिए कोरोनरी सर्कुलेशन। एग्जाम में ये पूछता है कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड ब्लड टू हार्ट मस्कुलेचर, हार्ट मसल्स, हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए होता है। तो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए, उसको वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेकर के आना। तो दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक होता है कोरोनरी साइनस, एक होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी साइनस जो है सो हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम में लेकर के आता है, और कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोरोनरी सर्कुलेशन करता क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है ब्लड टू दी हार्ट मसल। हार्ट के मसल्स को ब्लड कौन प्रोवाइड करता है, कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ये हमारा। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम यही बताना चाह रहा है। ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, देखो ये हमारा लंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो लंग्स दिखा रहा है इसको, ये जो यहाँ पे ये हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, यहाँ से ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ लिखा हुआ भी है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड यहाँ पे गया। ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स के सरफेस पे गया। तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। और इधर से कौन सा ब्लड आ रहा है,
इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करके आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो इसका नाम है अओर्टा, है ना, यहाँ पे इसका AORTA, इसका नाम है अओर्टा। यहाँ से ब्लड कहाँ पे गया, यहाँ से ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया तो बॉडी पार्ट के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ से वापस से ब्लड कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड में, और वापस से ब्लड किधर चला गया, वापस से ब्लड चला गया हमारे राइट एट्रियम में। और ये लेकर के कौन आया, वेना केवा, जिसको बोलते हैं ग्रेटर वेन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्या डायग्राम क्या दिखा रहा कि स्मूथ मसल, ये जो हमारा वेन्स का डायग्राम दिखा रहा और ये आर्टरीज का दिखा रहा। देखो इसका ल्यूमेन जो है, वेन का ल्यूमेन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, देखो वेन का ल्यूमेन बड़ा है और यहाँ पे आर्टरी का ल्यूमेन छोटा है। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पे टूनिका मीडिया थिक है। किसमें, आर्टरी में टूनिका मीडिया थिक है और वेन्स में टूनिका मीडिया थिन है। याद रखना इस बात को कि किसका ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा डायमीटर होता है, वेन्स का ल्यूमेन में ज़्यादा डायमीटर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, क्योंकि टूनिका मीडिया आर्टरी में थिक होता है और वेन्स में थिन होता है। और ये डायग्राम दिखा हुआ कैपिलरीज का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन देख लेते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट है उसके बाद हो जाएगा डिसऑर्डर, फिर खत्म हो जाएगा। तो रेगुलेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट का जितना भी सारा काम है ना, हार्ट का सारा काम खुद से होता है, ऑटो रेगुलेटेड उसी को बोलते हैं कि हार्ट के पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि अपने सारे कंट्रोल को खुद से कर लेता है। कॉन्ट्रैक्शन भी खुद से कर लेगा, रिलैक्सेशन भी खुद से कर लेगा, सब चीज़ मेंटेन करके रखता है। भाई स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू, उसी को क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। अब बोल रहा है कि हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, और इसीलिए ऊपर भी हम लोग बात किए थे कि दो तरह का हार्ट होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट। तो हमारे पास कौन सा हार्ट है, हमारे पास मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है वैसा हार्ट जो ऑटो रेगुलेटेड है, खुद से सारा काम कर ले, उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट किसको बोलते हैं, वैसा हार्ट जहाँ पे कंट्रोल खुद के पास नहीं है, न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहा है, उसको न्यूरॉन्स रेगुलेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट किसको बोलेंगे, वैसा हार्ट जहाँ पे खुद से सारा चीज़ कंट्रोल अपने आप कर लेगा, वो हार्ट सारा चीज़ अपने कर लेगा, तो उस तरह के हार्ट को हम लोग बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट। और हमारे पास जो प्रेजेंट होता है मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर बोला स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा। देखो कंट्रोल तो कर सकता है, उसको मायोजेनिक हार्ट बोले, बट फिर भी हमारे बॉडी में, ब्रेन्स में कुछ सेंटर प्रेजेंट है जो हार्ट के रेट को बढ़ा सकता है और हार्ट के रेट को घटा सकता है। लिख रहा है कि स्पेशल न्यूरॉन सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा में एक न्यूरल सेंटर प्रेजेंट है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। याद रखना कि हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसको बोले मेडुला ऑब्लंगाटा, वो जो है वो कर क्या सकता है, वो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को, किसके थ्रू, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, फिर बोल रहा है कि न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ एएनएस। देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। जैसे कि एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें से दोनों पार्ट का काम है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, बोल रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा में एक सेंटर प्रेजेंट है, वो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू कर सकता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, हार्ट के बीट को एक बार बढ़ा सकता है और हार्ट के बीट को घटा सकता है, मतलब रेट को, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को। तो बोल रहा है कि न्यूरल सिग्नल थ्रू, किसके थ्रू आएगा न्यूरल सिग्नल, थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज पार्ट ऑफ एएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, एएनएस का पार्ट है। अब बोल रहा है कैन इंक्रीज द हार्ट बीट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट के बीट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। पैरासिम्पैथेटिक के बारे कैन इंक्रीज द हार्ट रेट बीट स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। मतलब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट के बीट को बढ़ा सकता है, हार्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, और जब हार्ट के बीट को अगर बढ़ा देगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। फिर बोल रहा है एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। ऑन दी अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस, ये भी एएनएस का ही कंपोनेंट है, डिक्रीज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्पीड ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, एंड एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। उसके बाद कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा। फिर लिख रहा है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन
कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि SNS कैन इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को कौन इंक्रीज कर सकता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे PSNS मतलब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट के रेट को डिक्रीज कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन कैन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन कैन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो याद रखना ये तीनों पॉइंट कि एड्रीनल मेडुला में जो हार्मोन है, जैसे एड्रीनैलिन हो गया, नॉर एड्रीनैलिन हो गया, वो क्या कर सकता है? हार्ट के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था रेगुलेशन में हम सीखे क्या? रेगुलेशन में हम यही सीखे कि हमारा जो हार्ट है वो तो मायोजेनिक हार्ट है, मतलब कि खुद से कंट्रोल कर सकता है सब चीज़, अपना सारा काम खुद से कर ले रहा है। बट फिर भी हमारे बॉडी में, ब्रेन में कुछ सेंटर है जो हार्ट के बीट को बढ़ा सकता है और हार्ट के बीट को घटा सकता है। उस सेंटर का नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। एक न्यूरल सेंटर है हमारे ब्रेन में जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा, और उस मेडुला ऑब्लंगाटा में एक पार्ट है जिसको बोल रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट के रेट को इंक्रीज कर सकता है, और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट के रेट को डिक्रीज कर देगा। तीसरा बात है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, कि एड्रिनल मेडुला, हमारा एड्रिनल जो है किडनी के जो ऊपर होता है, तो एड्रिनल का दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है एड्रीनैलिन, नॉर एड्रीनैलिन, उसे क्या कर सकता है? हार्ट के रेट को इंक्रीज कर सकता है। बस यही तीन बात याद रखना है यहाँ पे। पहला बात, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट के रेट को इंक्रीज करेगा। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट के रेट को डिक्रीज करेगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या करेगा? हार्ट के रेट को इंक्रीज करेगा, वो भी मतलब कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा रेगुलेशन खत्म हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिसऑर्डर। लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर। क्या क्या डिसऑर्डर होता है हार्ट से रिलेटेड? तो पहला डिसऑर्डर है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर। पहला डिसऑर्डर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। बोल रहा है कि हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होगा, 120/80। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg mercury pressure is the systolic pressure। ये क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, और ये डायास्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो उस दौरान प्रेशर जो होता है हमारे पास वो होता है 120 mmHg, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस दौरान हमारा प्रेशर होता है 80 mmHg। ठीक है, क्या बोले? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर कितना है? 120 mmHg। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उस वक्त का प्रेशर कितना है? 80 mmHg। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg ये हो गया इज द सिस्टोलिक और द पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और द रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, अब किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर आ रहा है 140/90। कितना आ रहा है? 140/90 आ जा रहा है। मतलब कि होना चाहिए नॉर्मली 120, कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और नॉर्मली जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उस वक्त 80 होना चाहिए। अब देखो इस पर्सन का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 120 है, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो 90 है, मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा है। तो इसको बोल देंगे क्या? हाई ब्लड प्रेशर बोल देंगे इसको। समझ गए? इसको बोल देंगे हाई ब्लड प्रेशर। तो इसी को बोल देते हैं हायर, इट शोज द हाइपरटेंशन। और यही क्या बता रहा है कि ये पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हार्ट डिजीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। याद रखना इस बात को कि हाई ब्लड प्रेशर क्या कर सकता है? हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है, और वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जैसे ब्रेन एंड किडनी को अफेक्ट पहुंचा सकता है। नेक्स्ट डिजीज आता है हमारे पास। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको बोलते हैं कैड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज
एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बोलते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि उस वेसल्स में अफेक्ट हो जाता है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है उसी ब्लड के वेसल्स में क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नैरो, और ल्यूमन को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, जिसके कारण हार्ट के मसल्स को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कैड, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसी डिजीज़ का दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हो क्या रहा है कि वैसा वेसल्स जो हार्ट के मसल्स को ब्लड लेकर के जा रहा था उसमें क्या हो गया है ना कि डिपोजिशन हो गया है। किसका किसका डिपोजिशन हो गया, एग्जाम में पूछेगा क्या क्या डिपॉजिट हुआ है, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, फैट हो गया है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण जो ल्यूमन है वेसल का पतला हो गया। अब ल्यूमन जैसे कि देखो ल्यूमन क्या हुआ, ये जहाँ से ब्लड पास करता है बाहर से तो लेयर इस तरह से टूनिका मीडिया, ये टूनिका एक्सटर्ना, और ये हो गया ल्यूमन। अब ल्यूमन जो है ना यहाँ पे डिपोजिशन हो गया इस तरह से, तो डिपोजिशन होने से क्या हो गया, ल्यूमन और कम हो गया, तो ल्यूमन कम हो गया तो इससे ब्लड हार्ट के मसल्स को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा, और इसी डिजीज को बोलते हैं कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हमारा डिजीज है एंजेना। एंजेना, अच्छा डिजीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल पूछा जाएगा, ये VVI टॉपिक है, जरूर एक ना एक यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजेना। एंजेना में बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजेना पेक्टोरिस, एंजेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंजेना पेक्टोरिस बोला जाता है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। अब एंजेना पेक्टोरिस क्या होता है कि एक सिम्टम है एक्यूट चेस्ट पेन का, मतलब चेस्ट में पेनिंग होगा जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जब हमारे हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बोल रहा है सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब हार्ट के मसल पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उस वक्त क्या होगा, हार्ट के चेस्ट में क्या होगा, पेन होगा, और इस डिजीज को बोलते हैं एंजेना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजेना कैन अकर इन अ मैन एंड वोमेन ऑफ एनी एज, क्या बोल रहा है कि किसी भी एज में आदमी को हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। याद रखना कि ज्यादा कॉमन किस में देखने को मिलता है, मिडिल एज एंड एल्डरली में। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो का कंडीशन कम हो जा रहा है, अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, जिसके कारण ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जा रहा है। तो दूसरा नंबर डिजीज ये हमारा डिजीज है एंजेना। एंजेना क्या है, एंजेना को कॉमनली एंजेना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। एंजेना एक्चुअली में है क्या, जब हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारे चेस्ट रीजन में पेन होगा, और इसी को बोलते हैं एंजेना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजेना पेक्टोरिस जनरली तो हो सकता है मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, बट ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, मिडिल एज में एंड एल्डरली पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। लास्ट टॉपिक दैट इज हार्ट फेल्यूर पे आते हैं। जो हार्ट फेल्यूर बोल रहा है ना कि फेल कर रहा है, हार्ट का काम है, हार्ट का जो काम है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम है। कितना ब्लड को पंप करने का काम है हार्ट का, 5 लीटर। अब 5 लीटर से मान लो 2 लीटर पंप कर पा रहा, तो हार्ट फेल कर रहा ना अपने काम में। जैसे हमको काम दिया कि 10 लीटर हमको पानी लेकर के जाना है डेली, अब हम 2 ही लीटर लेकर के जा पा रहे हैं, तो हम फेल हो जा रहे हैं वहाँ पे। तो वही बात हो रहा है हार्ट के साथ। हार्ट को काम दिया गया है 5 लीटर ब्लड को पंप करने का, लेकिन हार्ट जो है ना कम ब्लड पंप कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्यूर, जहाँ पे हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। 5 लीटर इसको ब्लड पंप करने का है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये 2 लीटर कर पा रहा है, तो इसी को क्या बोले, हार्ट फेल्यूर। देखो क्या लिख रहा है कि हार्ट फेल्यूर मीन्स अ स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। मतलब कि एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हार्ट जो है ना इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट का काम है 5 लीटर ब्लड को पंप करने का, बट वो 2 ही लीटर कर पा रहा है, 3 ही लीटर कर पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले, हार्ट फेल्यूर बोलते हैं इसको। फिर बोला कि इट इज सम टाइम कॉल्ड कॉग्निजेटिव हार्ट फेल्यूर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेटिव हार्ट फेल्यूर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि हार्ट फेल्यूर का ये लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। तो हार्ट फेल्यूर का मेन सिम्टम क्या है, कंजेशन ऑफ लंग है। कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हार्ट फेल्यूर का सिम्टम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिम्टम क्या है, कंजेशन ऑफ लंग,
कंजेशन ऑफ, हार्ट फेलियर का सिम्टम है यहाँ पे कंजेशन ऑफ लंग। हार्ट फेलियर को हम लोग कॉग्निटिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज का मेन सिम्टम क्या है? कंजेशन ऑफ लंग है यहाँ पे मेन सिम्टम। आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कंजेशन ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है? कंजेशन ऑफ लंग्स का मतलब होता है कि म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाना लंग्स के सरफेस पे और लोअर ब्रीदिंग ट्रैक्ट पे, तो उसको बोलते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स बोला जाता है। ये हो किससे रहा, क्यों हो रहा? हार्ट फेलियर के कारण हो रहा है, ब्लड सही से पंप नहीं कर पा रहा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका डिजीज का सिम्टम क्या है यहाँ पे? हार्ट फेलियर का सिम्टम क्या है? कंजेशन ऑफ लंग। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक, दो तीन टर्म है। पहला टर्म है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, फेल कर जा रहा है, 5 लीटर ब्लड पंप करने का लेकिन नहीं कर पा रहा, फेल कर रहा है, तो इसको बोले हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कॉमनली हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, और इसका मेन सिम्टम क्या है? कंजेशन ऑफ लंग। कंजेशन ऑफ लंग क्या होता है? जहाँ पे लंग्स के सरफेस पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाए और ट्यूब्स में ब्रीदिंग ट्यूब्स में क्या हो जाए? म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाए, तो इसी को बोले कंजेशन ऑफ लंग। दूसरा नंबर बात कर रहा है कि हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। दूसरा टर्म है हमारे पास कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्डियक अरेस्ट, लिखो यहाँ पे, एग्जाम में पूछता है ये सब। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है कि हार्ट स्टॉप कर दे रहा है बीट करना। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग। अब जब हार्ट स्टॉप कर दे रहा है यहाँ पे बीट करना। और हार्ट अटैक, तीसरा टर्म है हार्ट अटैक। व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पे तीसरा टर्म लिखेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हार्ट मसल्स डैमेज्ड, एक मिनट, हार्ट मसल डैमेज ड्यू टू inadequate blood supply, inadequate ब्लड सप्लाई। 3 टर्म है हमारे पास। पहला टर्म है हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है, उसको बोले हार्ट अटैक। समझ गए? हार्ट अटैक क्या है? जब हार्ट मसल डैमेज हो जाए, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है सही से, तो हार्ट मसल क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, उसके लिए टर्म आया हार्ट अटैक। दूसरा टर्म है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या हो रहा है? व्हेन जब हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे, बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, तब आदमी मर जाएगा, तो वो हो गया हार्ट अटैक। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। तीसरा टर्म है हार्ट फेलियर। जब हार्ट को काम है 5 लीटर ब्लड पंप करने का और वो पंप नहीं कर पा रहा, तो उसको बोले हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम क्या है यहाँ पे? कॉग्निटिव कंजेशन ऑफ लंग इज दी मेन सिम्टम। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, और इस चैप्टर में देखो बहुत सारा चीज़ था, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक था ये, और आप लोग को जहाँ पे समझ में नहीं आया या फिर से अगर कुछ बताना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसको एक शॉर्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बट हम सारा चीज़ बता चुके हैं इस टॉपिक में। आपको क्या करना है, अब आपको जितना भी हम पॉइंट लिखाए हैं ना शुरू से लेकर के इस पूरे चैप्टर में, आपको एक एक करके सारा पॉइंट तो लिख चुके होंगे आप लोग, और लिखने के बाद एक एक पॉइंट पे फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए, फिर से उसको देखिए कि क्या क्या हम लिखे हैं सब, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ह्यूमन फिजियो में ही से कुछ कर लेते हैं, लोकोमोशन शायद करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एटलीस्ट कम से कम 20 लाइक का एम रखते हैं, कम से कम 20 लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।